हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं अबाउट रिसर्च एथिक्स इंक्लूडिंग प्लेजियरिज्म टॉपिक। हम ऐसे एमसीक्यूज देखेंगे जो जेएनयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पहले पूछे गए थे और बाद में भी पूछे जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद हम लोग जो एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं वो एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद आप एग्जाम में अच्छी तरीके से एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे और आपकी कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, जेएनयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 7 to 10 दिसंबर तक है और इसके पूरे मार्क्स 100 है एंड इट हैज टू सेक्शंस, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी जो कि सभी के लिए कॉमन होता है एंड इट कैरीज 50 मार्क्स एंड पेपर 2 इज फॉर सब्जेक्ट एंड इट कैरीज 50 मार्क्स। तो अगर आपको जेएनयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको 50% मार्क्स लाने हैं। तो इसलिए ग्लोबल ऑनलाइन टीम आपके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से आप 50% मार्क्स पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में ला सकते हो। इस कंप्लीट कोर्स में हम लोग फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। इसमें थियरीज और एमसीक्यूज दोनों भी आते हैं। हम लोग फुल सिलेबस नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज। तो इसी में ही आपके 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। हम आपको 1500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं ताकि आप सारी चीजें अच्छी तरीके से रिवाइज कर सको और आपके कॉन्सेप्ट्स भी बिल्ड हो जाए। इसमें से ही आपको एग्जाम में 40 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं आउट ऑफ 50 एमसीक्यूज। और ये सारी चीजें हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि इस कंप्लीट कोर्स की वजह से आप एंट्रेंस एग्जाम तो क्वालिफाई कर ही पाओगे बट आपको इंटरव्यू सेशन में भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो अगर आप इस कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए जिसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और इस कोर्स की फीस ओनली 699 रुपीज है। स्टूडेंट्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस कंप्लीट कोर्स को परचेस कीजिए ताकि आप जेएनयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सको और आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम मिले उनके प्रिपरेशन के लिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए जिसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड की है। लॉग इन करने के बाद आपके स्क्रीन पर ये खुलेगा और स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आप जेएनयू टाइप कीजिए। आपके पास कोर्स का पूरा ओवरव्यू आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसकी ड्यूरेशन है 1 मंथ। और कंटेंट में जाने के बाद आप यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, ये सारी चीजें देख सकते हो और यहाँ पे आप डेमो लेक्चर्स को देखने के बाद कोर्स को परचेस कर सकते हो। स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विथ आवर टुडेज लेक्चर। तो यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें ये चूज करना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है यूज ऑफ अनएट्रीब्यूटेड डेटा, असेसमेंट और व्यू पॉइंट कंस्टिट्यूट प्लेजियरिज्म। प्लेजियरिज्म का मतलब होता है कि कोई भी रिसर्चर अगर दूसरों के व्यू पॉइंट्स, उनके सोर्सेस, उनका जो डेटा होता है, उनके वर्ड्स होते हैं, उनको कॉपी कर लेता है उसके रिसर्च में और ऐसा कहता है कि वो सारी चीजें उसने खुद बनाई है, उसने खुद रिसर्च की है। इसका मतलब होता है प्लेजियरिज्म मीन्स कॉपिंग ऑफ अदर पर्सन्स आइडियाज और वर्क। ओके। यूज ऑफ अनएट्रीब्यूटेड डेटा, अनएट्रीब्यूटेड डेटा यानी कि अननोन डेटा। ओके, ऐसा डेटा जिसके सोर्स हमने मेंशन नहीं किए हैं इन आर रिसर्च। सो यूज ऑफ अनएट्रीब्यूटेड डेटा, असेसमेंट और व्यू पॉइंट कंस्टिट्यूट प्लेजियरिज्म। ये स्टेटमेंट सही है बिकॉज प्लेजियरिज्म का मीनिंग ही ऐसा होता है कि हम लोग किसी का डेटा का इस्तेमाल करें। ओके, और हम ऐसा हमारे रिसर्च में भी मेंशन ना करें कि इसका सोर्स क्या है। इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 है प्लेजियरिज्म पजेस लीगल एंड एथिकल चैलेंजेस फॉर रिसर्च। यस, अगर हम किसी के तो वर्क का या फिर उसके आइडियाज का इस्तेमाल हमारे रिसर्च में कर रहे हैं उसको बिना बताए, तो इसका मतलब होता है कि हम लीगली और एथिकली हमारा जो रिसर्च है वो गलत कर रहे हैं, राइट। या इसका मतलब ये है कि प्लेजियरिज्म पजेस लीगल एंड एथिकल चैलेंजेस फॉर रिसर्च। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका आंसर हुआ 1, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू।
स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पे ये पूछा है कि इनमें से कौन से साइंटिस्ट ने डीओंटोलॉजिकल एथिक्स और ड्यूटी बेस्ड एथिक्स को सजेस्ट किया, प्रोपाउंडेड यानी कि सजेस्ट किया। सो डीओंटोलॉजिकल एथिक्स का मतलब ये होता है कि ये एक एथिकल थियोरी होती है जिसमें हम जो भी कुछ एक्शंस करते हैं, फॉर एग्जांपल हम हमारे रिसर्च में जो भी कुछ करते हैं वो हम लोग किसी भी रूल्स या फिर प्रिंसिपल्स के ऊपर रहता है अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी। ओके, सो इट इज बेस्ड ऑन द सम प्रिंसिपल्स और रूल्स कि हम जो भी कुछ एक्शंस कर रहे हैं वो राइट है या फिर वो रॉन्ग है, राइट, इंस्टेड ऑफ बेस्ड ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्शन। मतलब हमारे जो एक्शंस के कंटिन्यूअस जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके हिसाब से डीओंटोलॉजिकल एथिक्स का प्रिंसिपल नहीं होता है। इट इज ओनली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट हमारा एक्शन राइट है या फिर गलत है। ओके, बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल्स। ओके, सो ये जो थियरी थी वो इमैनुअल कांत ने प्रोपाउंड की थी, मतलब सजेस्ट की थी। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमें पूछा है कि रिजल्ट बेस्ड और कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिक्स अप्रोच इनमें से कौन से साइंटिस्ट ने प्रोपाउंड किया था। ओके, सो एज द नेम सजेस्ट कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिक्स, सो इसका मतलब होता है कि जो भी कुछ हम लोग एक्शंस कर रहे हैं इन आर रिसर्च तो वो गलत है या फिर वो सही है। ओके, सो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो हम लोग हमारे जो एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके ऊपर वो निर्भर होते हैं। मतलब वो हमें सजेस्ट करता है कि वेदर हमारा रिसर्च सही है या फिर गलत है। सो दिस एथिक्स अप्रोच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द डीओंटोलॉजिकल अप्रोच। ओके, और इस रिजल्ट बेस्ड और कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट एथिक्स अप्रोच को जॉन स्टुअर्ट मिल ने सजेस्ट किया था। किसने? जॉन स्टुअर्ट मिल। आइडेंटिफाई द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ एथिकल रिसर्च। सो जब भी कोई भी रिसर्च एथिकल होता है तो उसके प्रिंसिपल्स होते हैं। सो वो क्या होते हैं? पहला तो होता है कि वॉलंटरी पार्टिसिपेशन। वॉलंटरी पार्टिसिपेशन इसका मतलब होता है कि सभी पार्टिसिपेंट्स को इक्वल चांस होता है कि वो रिसर्च में पार्टिसिपेट कर सके। देन इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब हम जो भी कुछ हमारे रिसर्च में करने वाले हैं तो पार्टिसिपेंट्स को वो पता होना चाहिए कि हम लोग रिसर्च में क्या करने वाले हैं। तीसरा होता है कि एनोनिमिटी। एनोनिमिटी इसका मतलब होता है कि कोई भी रिसर्चर पार्टिसिपेंट्स को डेटा के साथ लिंक ना करे। ओके, सो देर इज द नो लिंक बिटवीन डेटा एंड द पार्टिसिपेंट्स। फोर्थ इज कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी इसका मतलब होता है कि पार्टिसिपेंट्स आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द रिपोर्ट। सो जो भी हमारे रिसर्च के रिपोर्ट्स होते हैं उसमें जो पार्टिसिपेंट्स की आइडेंटिटी होती है वो छुपाई जाती है। फिफ्थ इज पोटेंशियल फॉर हार्म। पोटेंशियल फॉर हार्म इसका मतलब होता है कि जो भी कुछ हार्मफुल कुछ इफेक्ट होने वाले हैं रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स के साथ वो हार्म्स मिनिमम हो सके। ओके, एंड द लास्ट वन इज रिजल्ट्स कम्युनिकेशन। रिजल्ट्स कम्युनिकेशन इसका मतलब होता है कि जो रिजल्ट्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और प्लाजियरिज्म भी नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन है कंसेंट, केयर एंड कॉन्फिडेंस, consent, friendly and caring, consent, anonymity and confidentiality, consent, पेमेंट एंड परफॉर्मेंस। सो इसमें से जो थर्ड ऑप्शन है यानी कि कंसेंट यहाँ पे था, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, एनोनिमिटी भी है एंड कॉन्फिडेंशियलिटी भी है। सो ये तीनों कोर प्रिंसिपल्स है एथिकल रिसर्च के। सो इसका सही आंसर है थ्री। रिसर्च एथिकल नहीं होता है जब, सो ऑप्शंस है इज नॉट ऑफ अ वेरी हाई स्टैंडर्ड, दूसरा है ट्राइज टू प्रूव अ पर्टिकुलर पॉइंट, तीसरा है डज नॉट इन्वेस्टिगेट द डेटा साइंटिफिकली, लास्ट है डज नॉट इंश्योर प्रिवेसी एंड एनोनिमिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट। जैसे कि हमने देखा जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं तब हमें
एनोनिमिटी रखनी चाहिए रिसर्च में, और हमें प्रिवेसी भी रखनी चाहिए अबाउट द रिस्पोंडेंट, मतलब जो भी वो लोग हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो इंफॉर्मेशन कहीं बाहर लीक ना हो जाए, राइट। सो ये है कि अगर हम ऐसा इंश्योर नहीं करते हैं कि व्हाट इज द प्रिवेसी एंड एनोनिमिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट इन आर रिसर्च, तो वो रिसर्च एथिकल नहीं होगा। सो इसका मतलब होता है कि ये इसका सही आंसर है। आंसर 4, रिसर्च एथिक्स डू नॉट इंक्लूड। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो रिसर्च एथिक्स में नहीं आता है? सो पहला ऑप्शन है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, मतलब मॉरल प्रिंसिपल्स वेरी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। दूसरा है ऑनेस्टी। तीसरा है ऑब्जेक्टिविटी, मतलब हम जो भी कुछ चीजें रिसर्च में कर रहे हैं, सो उसके साथ ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब जो भी एक्शंस हम लोग ले रहे हैं, सो वो एक्शंस ऑब्जेक्टिविटी के साथ होने चाहिए। एंड लास्ट इज सब्जेक्टिविटी। सो जब भी रिसर्च एथिक्स की बात आती है, तो कोई भी रिसर्च में मॉरल प्रिंसिपल्स तो होने ही चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो गया। ऑनेस्टी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए, सो द रिमेनिंग ऑप्शन इज सब्जेक्टिविटी। सो रिसर्च एथिक्स डू नॉट इंक्लूड सब्जेक्टिविटी। गुड रिसर्च एथिक्स का मतलब क्या होता है? सो पहला ऑप्शन है असाइनिंग अ पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम टू वन पीएचडी और रिसर्च स्टूडेंट ओनली। सो जब भी हम लोग कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम हो, वो हम एक ही पीएचडी या फिर रिसर्च स्टूडेंट के साथ असाइन करते हैं, तो यस इट इज द गुड रिसर्च एथिक्स। बिकॉज हम कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम ले लो, वो अगर हम एक ही पीएचडी या फिर रिसर्च स्टूडेंट को दे दे, असाइन कर दे, नॉट मोर देन वन, सो इसका मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक होता है वो ओनली एक ही इंसान करता है। सो इसका मतलब वो प्लेजियरिज्म नहीं करता है, राइट। एक रिसर्च दूसरा इंसान नहीं करता है, मतलब दो दो इंसान एक साथ एक रिसर्च नहीं करते, यानी कि कॉपी ऑफ रिसर्च नहीं होगा। सो इसका मतलब होता है कि इट इज द मीनिंग ऑफ गुड रिसर्च एथिक्स। सो ये इसका सही आंसर है। सबमिटिंग द सेम रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट फॉर पब्लिशिंग इन मोर देन वन जर्नल। जब भी हम लोग एक ही रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट एक से ज्यादा जर्नल में पब्लिश करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि इट इज द प्लेजियरिज्म, राइट। सो ये गुड रिसर्च एथिक नहीं है। नॉट डिस्क्लोजिंग द होल्डिंग्स ऑफ शेयर्स और स्टॉक्स इन अ कंपनी दैट स्पॉन्सर्स योर रिसर्च। अगर हमारे रिसर्च को कोई भी स्पॉन्सरशिप देना चाहता है, तो वो सारी चीजें हमें हमारे रिसर्च में मेंशन करनी होती है कि किसने स्पॉन्सरशिप दी थी, किसके शेयर से, किसके स्टॉक से। वो अगर हम ये सारी चीजें मेंशन नहीं करते, तो वो रिसर्च एथिकल नहीं होगा। सो ये भी एलिमिनेट हो गया। डिस्कसिंग विथ योर कलीग्स कॉन्फिडेंशियल डेटा फ्रॉम अ रिसर्च पेपर दैट यू आर रिव्यूइंग फ्रॉम एन एकेडमिक जर्नल। जब भी हम लोग कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा किसी के साथ भी शेयर कर रहे हैं, सो इसका मतलब होता है कि हम उसके प्रिवेसी का कोई भी ये नहीं कर रहे, मतलब प्रिवेसी हम लोग वहां पे प्रिवेसी का कोई भी इस्तेमाल हम लोग अच्छी तरीके से नहीं कर रहे। ओके, सो ये भी एलिमिनेट हो गया। सो इसका सही आंसर है वन। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ गुड रिसर्च एथिक्स? सो इनमें से कौन सा गुड रिसर्च एथिक्स में आएगा? ऑप्शन पहला ऑप्शन है पब्लिशिंग द सेम पेपर इन टू रिसर्च जर्नल्स विदाउट टेलिंग द एडिटर्स। ओके, जैसे कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था कि अगर हम कोई भी पेपर एक से दो रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश करते हैं, तो वो एथिकल नहीं होगा, उसको हम कहते हैं कि इट इज द प्लेजियरिज्म। सो ये गुड रिसर्च एथिक्स नहीं है। ट्रिमिंग आउटलायर्स फ्रॉम अ डेटा सेट विदाउट डिस्कसिंग योर रीजंस इन अ रिसर्च पेपर। जब भी हम लोग डेटा सेट को डिस्कशन किए बगैर उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, सो ये भी गुड रिसर्च एथिक्स नहीं है। कंडक्टिंग अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर दैट एक्नॉलेजेस द contributions of other people in the relevant field or relevant prior work। ओके, जब भी हम लोग रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, तब वो करते वक्त अगर कॉन्ट्रीब्यूशन है
कौन से लोगों ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं इन दैट रिलेवेंट फील्ड। ओके, तो अगर वो सारी चीजें हम लोग एक्नॉलेज करते हैं तो वो एक गुड रिसर्च अप्रोच है, मतलब ये एक गुड एथिकल रिसर्च है। सो ये इसका सही आंसर है। Including a colleague as an author on a research paper in return for a favor even though the colleague did not make a serious contribution to the पेपर। अगर किसी भी कलीग ने उस पर्टिकुलर पेपर में सीरियसली कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है बट स्टिल हम उसका नाम उस रिसर्च पेपर पर ले रहे हैं, सो ये भी गुड रिसर्च एथिकल अप्रोच नहीं है। सो ये एलिमिनेट हो गया। सो इसका सही आंसर है 3। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमें पूछा है कि एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर्म फॉर। ओके, सो इनमें से कौन से ऐसे नॉर्म्स है रिसर्च में कि जिसमें हम लोग एथिकल गाइडलाइंस उनमें प्रोवाइड नहीं करते हैं, राइट। सो एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर, तो पहला ऑप्शन है कॉपीराइट। जैसे कि हमने देखा कॉपीराइट तो इनमें होता ही है, अगर हम किसी भी रिसर्च को कॉपी करते हैं सो इट इज नॉट द एथिकल रिसर्च, राइट। सो उसमें कॉपीराइट के लिए तो गाइडलाइंस वैसे भी होंगे। सो ये एलिमिनेट हो गया। थीसिस फॉर्मेट, ओके। सो जब भी थीसिस फॉर्मेट की बात आती है तो थीसिस फॉर्मेट सभी का सेम ही रहता है, बिकॉज इट्स अ थीसिस और थीसिस का एक ही पैटर्न रहता है। सो इसका मतलब कि एथिकल गाइडलाइंस यहाँ पे नहीं आती। सो ये इसका सही आंसर है। पेटेंटिंग पॉलिसी है और डेटा शेयरिंग पॉलिसीज। सो जब भी पेटेंटिंग पॉलिसी और डेटा शेयरिंग पॉलिसीज की बात आती है तो वहां पे एथिकल गाइडलाइंस आती है, बिकॉज अगर किसी भी ब्रांड मैंने इस्टेब्लिश किया है और उसमें मेरा ट्रेडमार्क रहेगा या फिर मेरा पेटेंट रहेगा, ताकि कोई दूसरी पर्सन मेरे ब्रांड को उसका ब्रांड ना कहे, राइट। सो इट इज द पेटेंटिंग पॉलिसी और डेटा शेयरिंग पॉलिसीज, यानी कि अगर मैंने कोई भी रिसर्च किया है और मेरे पास डेटा है सो उसके भी शेयरिंग पॉलिसीज रहती है। सो दैट्स वाई यहाँ पे भी ये दोनों भी ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। सो इसका सही आंसर है 2। अब ये हमारे आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ एथिकल न्यूट्रलिटी। सो एथिकल न्यूट्रलिटी का इनमें से कौन सा फीचर है। एथिकल न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो उस चीज पर हम लोग एथिक्स अप्लाई नहीं करते। सो हियर वी डू नॉट अप्लाई एथिक्स। ओके, सो पहला ऑप्शन है डिडक्शन, दूसरा है एक्सपीरियंस, तीसरा है इंडक्शन एंड द लास्ट ऑप्शन इज साइंटिफिक मेथड। सो जब भी साइंटिफिक मेथड की बात आती है तो वहां पे हम लोग एथिक्स अप्लाई नहीं करते, बिकॉज ये एक ऐसी मेथड है वो सभी के लिए कॉमन रहती है, बिकॉज इट्स अ साइंटिफिक मेथड। ओके, सो ये इसका सही आंसर है। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।